हेलो एवरीवन। आज हम लोग सोर्स ऑफ नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे जो आपका बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 1 में ये टॉपिक आता है। और अगर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आता है फिर भी आप इस टॉपिक को कर देंगे। अदरवाइज अगर आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो वो उसके लिए भी आपको ये हेल्प कर देगा। तो फर्स्ट है हमारा कि ज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो जब व्यक्ति के द्वारा किसी भी शिक्षा को ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से ग्रहण किया जाता है तथा उससे कुछ सीखा जाता है तो यह ज्ञान कहलाता है। जैसे व्हेन एन एजुकेशन इज एक्सेप्टेड बाय ए पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड समथिंग इज लर्न फ्रॉम इट देन इट इज़ कॉल्ड नॉलेज। यानी कि ज्ञान वह है जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं, किसी के भी द्वारा सीखे, चाहे हम किताबों के द्वारा सीखें या कुछ अपना अनुभव करके, कुछ एक्सपेरिमेंट करके, जब भी हम कुछ सीखते हैं और उसको हम ग्रहण करते हैं उसे हम नॉलेज कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका जो टॉपिक है ज्ञान प्राप्ति के स्रोत। तो जो आपके ज्ञान प्राप्ति की जो स्रोत हैं, तो ज्ञान प्राप्ति के अनेक स्रोत हैं। ठीक है, जिनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, देयर आर मैनी सोर्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज आउट ऑफ विच मेनली टू सोर्सेज आर गिवन मोर इम्पॉर्टेंस। दीज आर द फॉलोइंग। तो वो सोर्स कौन कौन से हैं आपके? क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटीज़ और अनुभव। ठीक है, जितने भी आपकी ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक तो आपका क्रियाकलाप, दूसरा आपका अनुभव। तो क्रियाकलापों तथा अनुभव के आधार पर ज्ञान को निम्नलिखित स्रोतों द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन कौन से? पहला तो आपका इंद्रिय अनुभव यानी कि सेंसरी एक्सपीरियंस, जो हम देखते हैं, सुनते हैं। ठीक है, और फिर है आपका तर्क बुद्धि। तीसरा आपका आता है शब्द अथवा आप्तवचन। फोर्थ है आपका अंतः प्रज्ञा। फिफ्थ प्रयोगात्मक। और सिक्स है आपका श्रुति। तो जो क्रियाकलाप और अनुभव है, जो दो सोर्स है मेन ज्ञान प्राप्ति के, उनको हम इसमें डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा इंद्रिय अनुभव। इसमें क्या होता है कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ कान, नाक, आँख, त्वचा तथा जीभ क्रमशः ध्वनि, गंध, रंग, ताप तथा रस का ज्ञान देती हैं, जिन्हें हम इंद्रिय अनुभव कहते हैं। ये हमारे ज्ञान का स्रोत हैं। ज्ञान का बहुत बड़ा भाग हमें ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है। जिस ज्ञान की प्राप्ति में अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है वह ज्ञान स्थायी तथा पूर्ण होता है। ठीक है, जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको अगर हम बोलते हैं कि आपके पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि उससे हम जल जाते हैं, लेकिन कभी कभार गलती से अगर उसका हाथ आग पे पड़ जाता है तो अगर वो जल जाता है तो उसको हमेशा के लिए याद रह जाता है कि हाँ, आग से हम जल जाते हैं। तो इस प्रकार जो इंद्रिय अनुभव जो होते हैं, हम जो देखते हैं, सुनते हैं, जिसके इंद्रियों द्वारा जो हम महसूस करते हैं, जो वो जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हमारा स्थायी और पूर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका आता है तर्क बुद्धि। तर्क बुद्धि में क्या होता है कि तर्क ज्ञान का स्रोत है। तर्क में बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, इस तर्क में हम क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं। जैसे किसी ने हमको कोई बात बोली, फिर हम उसको अपनी तर्क पर, कसौटी पर उसको खरा उतारते हैं कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। बुद्धि का कार्य कल्पना, सोचना, विचार करना तथा तर्क देना है। तर्क मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य अपना कोई मन बनाता है या किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। और ज्ञान प्राप्ति के लिए तर्क के अंतर्गत भी दो विधियां आती हैं। एक तो आता है निगमन विधि और आगमन विधि। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो निगमन और आगमन विधियां किस प्रकार की विधि है, ये आपकी तर्क विधि या तर्क बुद्धि के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आगमन विधि में क्या होता है कि आगमन विधि जो होती है उसके अंतर्गत अनेक उदाहरणों के अनुभव की सहायता से सामान्यीकरण तथ्य का रूप धारण कर लेता है। मान लीजिए मुझे किसी बच्चे को सर्वनाम बताना है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो मैं उसे बताऊंगी कि सर्वनाम शब्दों का हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं उसे कई तरीके के वाक्य प्रयोग करके दिखाऊंगी जिससे उसकी समझ में आ जाए। ठीक है, अब निगमन विधि में मैं क्या करूंगी? निगमन विधि जो होती है वो आगमन विधि के विपरीत होती है। यानी कि हमें पहले से नियम पता होता है, लेकिन उस नियम को हम परखेंगे कैसे? मान लीजिए मुझे ये पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इसको मैं कैसे परखूंगी? मैं अलग अलग तरीके के जो अलग अलग मापों के जो त्रिभुज होंगे उन सभी के अंतः कोणों का योग निकालूंगी। उसके द्वारा मैं ये पता लग जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस प्रकार से आगमन विधि और निगमन विधि एक दूसरे के
अपोजिट होती हैं। और ये दोनों कैसी होती है, ये दोनों तर्क बुद्धि पर आधारित होती हैं, ठीक है। यानी कि रीजनिंग, लॉजिक इज द सोर्स ऑफ नॉलेज. In reasoning, inference is made by taking the help of intellect, and knowledge is obtained from this action. The function of the intellect is to imagine, think, consider, and reason. Reasoning is a mental and intellectual process, though this process man makes up his mind or reach a conclusion. There are two methods under logic which are used for gaining knowledge: deduction and inductive method. ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड है शब्द अथवा आप्तवचन, ठीक है। वर्बल टेस्टिमोनी और अथॉरिटी, ये क्या होता है, इसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्ति कैसे करते हैं कि आप्तवचन ज्ञान का स्रोत ना तो बुद्धि है ना ही इंद्रिय अनुभव। प्राय देखा जाता है कि बहुत सा ज्ञान जो हमारे पास है वो उसे ना तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है और ना ही इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमने बुद्धि का प्रयोग किया। यानी कि बुद्धि यानी कि हमने ना तो इसमें तर्क का इस्तेमाल किया है, ना ही इसमें हमारा इंद्रिय अनुभव शामिल है। हमें ऐसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए विशेषज्ञों पर निर्भर रहना होता है। अब ज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, जैसे अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ, भौतिक विज्ञान के विशेषज्ञ, गणित के विशेषज्ञ, भूगोल के विशेषज्ञ। तो कई तरीके का ऐसा ज्ञान होता है जो हमारे इंद्रिय अनुभव और हमारी तर्क बुद्धि के से आगे का ज्ञान होता है। इसके लिए हमें विशेषज्ञ जो होते हैं उस विषय के, उन पर निर्भर रहना होता है। इस प्रकार के स्रोत को हम शब्द अथवा आप्तवचन में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंतः प्रज्ञा, इंट्यूशन। अंतः प्रज्ञा से प्राप्त जो ज्ञान होता है वो ना तो इंद्रिय अनुभव होता है, ना ही तर्क बुद्धि पर आधारित होता है, ना ही ये किसी विशेषज्ञ का ज्ञान होता है। अंतः प्रज्ञा यानी कि इंट्यूशन जो होता है, इसको हम अपने सिक्स सेंस से जोड़ देते हैं। यानी कि इसमें जो ज्ञाता और जो ज्ञेय होता है वो एक ही होते हैं, वो दो नहीं रहते। ये हमारे अंतर्मन की आवाज़ होती है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार के ज्ञान को हम अंतः प्रज्ञा या इंट्यूशन में रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार का ज्ञान व्यक्ति वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों से प्राप्त करता है। ये प्रयोग नियंत्रित स्थिति में किए जाते हैं और इस ज्ञान की पुष्टि अन्य व्यक्तियों द्वारा पुनः प्रयोग करने से की जा सकती है। प्रयोगों द्वारा ही नियम निकलते हैं। इस प्रकार प्रयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए सशक्त विधि है। प्रयोगात्मक ज़्यादातर हम विज्ञान के क्षेत्र में हम इसका इस्तेमाल होता है, इस विधि का इस्तेमाल होता है कि किसी विधि ने किसी वैज्ञानिक ने कोई आविष्कार किया, ठीक है, कोई विधि बताई, उसके बाद फिर अन्य वैज्ञानिकों ने या अन्य लोगों ने उसको फिर से उस विधि को दोहराया, वापस हमें वही सेम रिजल्ट मिलता है। तो इस प्रकार जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है इसको हम प्रयोगात्मक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सिक्स है आपका श्रुति। श्रुति क्या होता है? श्रुति का संबंध धार्मिक ज्ञान से होता है। धार्मिक ज्ञान के लिए श्रुति महत्वपूर्ण स्रोत है। चाहे भारत हो चाहे दूसरे देश, यहाँ के धार्मिक ग्रंथों का आधार श्रुति है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा गुरुओं को दिव्य व अलौकिक शक्तियों से ज्ञान प्राप्त होता है जो बाहरी कानों से नहीं सुना जा सकता, अपितु अंतःकरण से सुना जा सकता है। यह ज्ञान काल और देश की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं होता और यह सार्वभौमिक होता है तथा इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो श्रुति जो हमारे जो वेद हैं, चारों वेद हैं, वो श्रुति के अंतर्गत आते हैं। इनको कहा जाता है कि ये जो वेद हैं वो आपके काल और देश की सीमाओं से परे हैं और दूसरा इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है उसको हम श्रुति के अंतर्गत रखते हैं। तो ये 6 आपके ज्ञान के स्रोत थे। जो मेन जो आपके स्रोत हैं क्रियाकलाप और अनुभव, ठीक है, उनमें उनको हम इनमें डिवाइड कर देते हैं। इसके अलावा आपके अन्य भी जो ज्ञान प्राप्ति के स्रोत है उनमें आपका आता है सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है। ड्यूवी का मानना था कि समाज में रहते हुए दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करते समय भी ज्ञान का सृजन होता है। मान लीजिए मैं यहाँ हूँ और मैं जो है अलग किसी कंट्री के व्यक्ति से या अलग किसी राज्य के व्यक्ति से बातें कर रही हूँ, ठीक है। तो उन बातों से हमारे संस्कृति का आदान प्रदान होता है, हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकता है: समाज और संस्कृति। तो समाज के सदस्य एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते समय कई प्रकार के नए ज्ञान का सृजन एवं पुराने ज्ञान का आदान प्रदान करते रहते हैं। संस्कृति भी ज्ञान का एक विशाल भंडार है जो किसी समाज की धरोहर के रूप में व्याप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
अंतर्राष्ट्रीय अंतःक्रिया। सिर्फ समाज ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब अंतःक्रिया होने लगी है। आधुनिकता के कारण इस प्रकार की अंतःक्रिया अधिक बढ़ गई है। इसके कारण ज्ञान को संसार के एक कोने से दूसरे कोने में फैलाया जा रहा है। तो मेन तो आपके दो ही हैं, क्रियाकलाप और अनुभव। उनको हम 6 भागों में डिवाइड कर देते हैं। इसके अलावा आपका सामाजिक अंतःक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय अंतःक्रिया के द्वारा भी ज्ञान का, ये हमारे ज्ञान के स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, इससे हमारा ज्ञान का आदान प्रदान होता है। इसके आगे हम एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो ज्ञान के स्रोत से रिलेटेड है, जो पहले भी आपके जो है एग्जाम में आ चुके हैं। तो फर्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का स्रोत है? इंद्रिय अनुभव, तर्क बुद्धि, अंतःप्रज्ञा, ये तीनों ही आपके ज्ञान के स्रोत है, इसलिए ऑप्शन डी इसमें आपका सही है। नेक्स्ट है कि आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, ये किस प्रकार का ज्ञान है? जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है ये आत्मज्ञान होता है। ठीक है, नॉलेज ऑफ सेल्फ, इसमें बी आपका सही है। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि तर्क, तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है? अभी हमने पढ़ा कि तर्क जो है वो आपकी मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया है, तो इसका ऑप्शन सी आपका इसमें सही है। नेक्स्ट है इसमें कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें आपका जो है ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है, ऑप्शन डी इसमें आपका गलत है। ठीक है, बाकी तीनों आपके इसमें सही हैं। नेक्स्ट है आपका कि ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है समझकर, विश्लेषण द्वारा, संश्लेषण द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। ज्ञान जो है वो इन तीनों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी सही है। 8th क्वेश्चन है कि अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान किस पर आधारित है? जो अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान होता है वो तो ना तो इंद्रियों पर आधारित है, ना तर्क पर आधारित है, ना विज्ञान पर आधारित है। ठीक है, अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान जो है वो हमारी अंतःकरण की आवाज़ होती है, इसको हम 6th सेंस से जोड़ते हैं, इसीलिए इसका आंसर रहेगा इसमें, जो इसमें ऑप्शन दिए उसके हिसाब से ऑप्शन डी, कोई नहीं। 9 है कि कौन सी दार्शनिक विचारधारा ईश्वर को ज्ञान के स्रोत के रूप में परिभाषित करती है? वो है आपका आदर्शवाद। आदर्शवाद जो है आपको ईश्वर को ज्ञान के स्रोत में परिभाषित करता है। ठीक है, तो ये आपका ज्ञान के स्रोत, और इससे जो जुड़े जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके जो पहले आ चुके हैं वो क्वेश्चंस भी थे इसमें। तो ये अगर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आता है या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर आता है, उससे आपके दोनों ही इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।